सारी चीज़ें न्यूट्रल कर दें। आज के दिन हम कुछ जगह न्यूट्रल कर दें, आसान अल्फाजों में बोलूँ आपको, न्यूट्रल कर दें तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ब्राइट मीडिया और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है सर राठौर और ये पाकिस्तान के नामवर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक राठौर, क्या हाल है आप, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज ब्राइट मीडिया आपके साथ आया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। सर राठौर साहब, आज जो मैं आपसे सब पहला सवाल पूछूंगा कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है, मतलब क्या इसका ताल्लुक सितारों से है? न्यूमरोलॉजी जो होती है ना, ये एक्चुअली में नंबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी का लेटर लें A to Z, तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो इनके नंबर होते हैं। A का नंबर 1 होता है, इस तरह B का 2 होता है। और अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में तो ये 1 to 9 नंबर्स होते हैं, क्योंकि 10 जो है वो न्यूमरोलॉजी में नंबर नहीं माना जाता, नंबर से 1 to 9 ही होता है। तो ये सबसे आसान और सबसे बेहतरीन आसान डेफिनेशन है न्यूमरोलॉजी की इस वक्त। अच्छा, आपने अभी मुझे कहा कि इसका ताल्लुक नंबर से होते हैं और आपका नाम जो भी होता है, जैसे कि A to Z से लेकर जो भी आपका अल्फ़ाबेट है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो अपना नाम उर्दू में लिखते हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है, उनके लिए कोई रास्ता है? देखें, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। न्यूमरोलॉजी जो है वो उर्दू में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है और कई जगह पे अरबिक में भी होती है। लेकिन अब देखें, न्यूमरोलॉजी में एक चीज़ होती है कि TPC, जिसे हम कहते हैं टाइम प्लेस कंडीशन। तो अभी जो टाइम चल रहा है दुनिया के अंदर, उसमें हर जगह नाम अंग्रेज़ी में लिखा जाता है। आपका विजिटिंग कार्ड हो, आपके घर के बाहर तख्ती लगी हो, वो अंग्रेज़ी में होती है, ना कि वो उर्दू में लिखी जाती है। तो नंबर्स की जो पावर होती है वो इंग्लिश वाली काम करती है, ना कि उर्दू वाली। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे हमें उर्दू के अल्फ़ाबेट की हेल्प लेनी पड़ती है। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि इसका ताल्लुक A to Z अल्फ़ाबेट से होता है, लेकिन जो हमारे जो देहाती लोग हैं, मासूम से जो इंटीरियर में रहते हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, अगर वो इंटीरियर में भी रह रहे हो ना, तो अब माशाल्लाह पाकिस्तान इतनी तरक्की कर चुका है कि वहाँ पे भी जो उनका NIC बनता है वो अब इंग्लिश में बनता है। लेकिन फिर भी इनकेस हम ले लेते हैं कि किसी शख्स को अपनी अंग्रेज़ी का नाम की स्पेलिंग अगर नहीं आती, तो फिर हम उसको डेट ऑफ बर्थ से लेते हैं। और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ ना हुई तो? अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी को डेट ऑफ बर्थ ना हो या किसी को याद ना हो, तो उसके लिए भी एक तरीका होता है, उसे हम हुरारे कहते हैं। हम उस हुरारे के ज़रिए उनकी प्रेडिक्शन करते हैं। मतलब उसका तरीक़ेकार आप बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? उसका तरीक़ेकार जो है ना, वो हम न्यूमरोलॉजी से निकालते हैं। उसमें कुछ नंबर्स होते हैं जो हम बताते हैं, उस नंबर से कोई जवाब निकलता है, उस जवाब के हिसाब से उनके सवाल का जवाब दिया जाता है सामने वाले को। अच्छा, तो सर राठौर, तो इसका ताल्लुक एस्ट्रोनॉमी से है? नहीं, एस्ट्रोनॉमी से इतना ख़ास है नहीं, क्योंकि इसमें प्लैनेट्स वगैरह का कोई ख़ास काम नहीं होता। इसमें जो मेजर काम होता है वो नंबर्स का ही होता है। लेकिन ऐसे कुछ हैं न्यूमरोलॉजिस्ट जो उसको प्लैनेट से मिलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 को सन कहा जाता है, 2 को मून कहा जाता है। बट जो मेरी तालीम है उसमें मैं इनको नंबर्स ही लेता हूँ, सिर्फ 1 to 9। तो हम क्या आपको एस्ट्रोनॉमर कह सकते हैं? नहीं, मैं सिंपल एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ये दोनों की कॉम्बिनेशन से मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। ठीक है, तो मतलब आपका ताल्लुक नासा से नहीं है? नहीं, मेरा बिल्कुल ताल्लुक नासा से नहीं है। अच्छा सर राठौर साहब, न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी कितनी होती है? न्यूमरोलॉजी की जो प्रेडिक्शन जो होती है ना, उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो तकरीबन 90 to 95% होती है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी हमारी ज़िंदगी के किन किन पहलुओं पर रोशनी डाल सकती है या हमें किस तरीके से मदद कर सकती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी जो होती है ना, सबसे ज़्यादा जो न्यूमरोलॉजी काम आती है वो किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी आती है। किसी शख्स की पर्सनैलिटी मुराद यहाँ पर है शख्सियत, कि वो कैसा है, उसकी सोच कैसी है। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी जो है वो आपको लिटिगेशन के मामलात हो गए, हेल्थ हो गई, और जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो मिलती है वो हमें मिलती है इसके अंदर करियर के हवाले से। अच्छा, अगर किसी की प्रेडिक्शन में कोई मुश्किल आती है तो उसकी कोई रेमेडी है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है रेमेडी के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनका अपना अपना एक मौक़िफ़ है। मैं यहाँ समझता हूँ कि जो आपकी तकदीर में लिखा गया ना, वो बदल नहीं सकता। ठीक है, हाँ, ये है कि इस्लाम के हिसाब से आप सदक़े दे सकते हैं तो मुश्किलें दूर हो जाती हैं, ठीक है, ज़कात दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि मिसाल के तौर पे कोई आता है, मुझे कहता है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, और उसको मैं बोलूँ भाई आपने दूध हो गया, गोश्त हो गया, इन चीज़ों को सदके देने, तो सोचें ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं ना, कि वो बंदा वैसे ही करियर उसका सही नहीं जा रहा, ऊपर से इस तरह के रेमेडीज़ दे रहे हैं। तो रेमेडीज़ होती हैं वो सिर्फ 5% काम करती हैं, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करती। वो भी अगर मैं किसी को रेमेडी दूँगा तो मैं
उसका चार्ट देख के बताऊँगा उसको रेमेडी, किस रेमेडी की ज़रूरत है और क्या वाकई है या नहीं है। अच्छा, आप कोई तावीज़ वगैरह देते हैं अपने क्लाइंट्स को? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो उनको रिंग का मशवरा दे दूँगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देता। मतलब जो जिसके अंदर स्टोन्स वगैरह होते हैं? यार स्टोन वाले, जेम स्टोन वगैरह जो होते हैं। सबसे जो बुरा नंबर है वो कौन सा है? देखिए वैसे तो 1 to 9 सारे नंबर अच्छे भी हैं और उनके बुरे भी हैं, लेकिन फिर भी एक नंबर है जो नंबर 4 होता है, ये काफ़ी हद तक थोड़ा बुरा समझा जाता है या बुरा माना जाता है, क्योंकि ये जो अफराद होते हैं कि ज़िंदगी में टेंशन थोड़ी आम लोगों से ज़्यादा होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टेंशन आगे तो जीना छोड़ दें, उनमें कुछ बहुत अच्छी खूबियाँ भी होती हैं। जैसे वो बहुत अच्छे तहकीक करने वाले होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे यूनिफॉर्म जॉब कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे जासूस या तहकीक वाले जासूस बड़े अच्छे बन सकते हैं ये लोग। तो ये लोग अगर हम आर्म फोर्स की बात करें तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। अच्छा, कौन से मंथ वाले ज़्यादा लोग कामयाब होते हैं? अच्छा, तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं सब बता दूँ आप लोगों को? ठीक है, चले, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फिर भी आपको चंद बता देता हूँ। लेकिन मुझे आप ज़रा ये तो बताएं कि आप किस चीज़ से पूछ रहे हैं, मतलब आप करियर के हवाले से पूछ रहे हैं, हेल्थ के हवाले से पूछ रहे हैं? ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली मैं करियर के बारे में पूछ रहा हूँ। करियर में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है ना, वो रहा है दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर एंड जून। ओ माय गॉड, मतलब कि अगस्त नहीं है इसके अंदर? नहीं, इसमें अगस्त नहीं है, तो इसलिए मैं लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा अपनी नहीं, ऐसा लाइफ ज़रूरी में। नहीं है। उसके लिए मैंने बताया कि हमें पूरी चीज़ें ज़रूरत होती है, आपके नाम की, आपके मंथ की, आपके डेट की, फिर आपका ईयर, फिर उनके बाद सारी चीज़ें कैलकुलेशन के बाद एक रिजल्ट आता है। अच्छा, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक, सैलाब, तूफान वगैरह, तो क्या आप इसकी भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं? देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी से कुछ डिफरेंट होती है। ये एक होती है, सबसे अहम चीज़ होती है नेटल चार्ट, ठीक है। उस नेटल चार्ट के ऊपर हम सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन जो मेरा तरीका है, अगर मैं इसको जो आप कह रहे हैं सब कहते हैं मुंडन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है, तो ये नॉर्मली चीज़ें एस्ट्रोलॉजी की जाती है, लेकिन इसमें हर बंदे का अपना एक तरीका है। तो मैं जो इस चीज़ की अगर एस्ट्रोलॉजी करूँ तो मैं बताऊँगा इसकी एस्ट्रोलॉजी मैं नहीं कर सकता, मैं इसकी न्यूमरोलॉजी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक उस चीज़ से होता है कि जो उस मुल्क का सरबरा होता है, ठीक है, तो उसके चार्ट से पता चलता है कि मुल्क में आफत आएगी या नहीं आएगी। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं और आपका कोई नया वेंचर्स भी आने वाला है? देखें, अभी सिलसिला ऐसा है कि मैं एक्चुअली गेमर हूँ। मैं तकरीबन लास्ट 25 ईयर से गेमिंग करी है मैंने। 90s को 2 से गेमिंग करते हुए आ रहा हूँ और आप ही गेमिंग वगैरह करता हूँ। दैट्स ग्रेट। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने एक लीग का सोचा पता है कि हम लीग करवाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया है, तो मैं एक अपना सेकंड प्रोजेक्ट है वो शुरू कर रहा हूँ गेमिंग के हवाले से। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले महीने तक वो भी आ जाएगा सामने। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर सर राठौर। थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ कि सबसे अहम सवाल के लोग जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि एक है, मैं भी पर्सनली जानना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म कौन होगा? अच्छा, देखिए, ये थोड़ा सा ना आसान सवाल तो है, लेकिन इसका जवाब बड़ा मुश्किल है। इसके लिए पहले समझनी पड़ती है आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ताकि आपको एक्यूरेसी दे सके। मतलब यहाँ बैठ के फट करके किसी का नाम कह देना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी मैं समझता हूँ कि एक बेस होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि देखें, ये TPC में आता है, मतलब टाइम प्लेस कंडीशन में आता है इसका जवाब, वैसे इसका जवाब नहीं आता। जैसे पाकिस्तान, भारत और चंद ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं बनता, उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि वहाँ का लॉ कैसा है। लॉ का बहुत तारीफ के आप समझें कि लॉ का बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है। इसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल याद दूंगा। जब लास्ट ईयर इमरान खान साहब जब नॉन कॉन्फिडेंट वोट से बाहर हो गए थे, तो उस वक्त मैंने कहा था ये नहीं जाएंगे, ठीक है, इनके नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज 2023 है, ये अभी तक हुकूमत में नहीं है, लेकिन ये स्टिल स्ट्रॉन्ग। तो उसकी वजह क्या है, सोचने वाली बात ये है। तो उसकी वजह ये कि जब नंबर आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो जितना भी बुरा वक्त है आप जीत ही जाते हो। अगर कुछ देर के लिए मैं ज्यूम कर लें कि ये कोई और मुल्क होता और वहाँ कोई इमरान खान जैसा अगर कोई लीडर होता, तो वो नॉन कॉन्फिडेंट वोट होने नहीं देता, उससे पहले वो जीत जाता। लेकिन इमरान खान के नंबर थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो देखें अभी भी यहीं हैं, लेकिन वो भागी नहीं है, वो अभी तक इस मुल्क में है। अगर आप इस मुल्क का अगर थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे तो जो भी वज़ीर आज़म होता है वो फ़ौरन मुल्क छोड़ के चले जाता है, लेकिन ये अभी तक बैठे हैं। रीज़न उसका ये कि ये स्ट्रॉन्ग है, इनके नंबर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर सारी चीज़ें न्यूट्रल कर दें, आज के दिन हम कुछ जगह न्यूट्रल कर दें, आसान अल्फाज में बोलूँ आपको, न्यूट्रल कर दें, तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही होंगे।
अच्छा, आजकल जो हमारे जो यूथ है जो बहुत जल्दी मायूस हो जाती है अपने फ्यूचर का सोच के और बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज बड़ा सिंपल सा है कि आप लोग जो लोग अपने करियर के हवाले से या शादी के वजह से परेशान होते हैं, तो वो नॉर्मली जो है गलत लोगों के पास चले जाते हैं। कुछ इस तरह के जो काले इल्म वगैरह वाले लोग होते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ तो प्लीज़ कभी ना जाएँ। और मतलब मेरे पास नहीं तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट आपका जहाँ अच्छा आपको लगे हम वहाँ जाएँ। क्योंकि देखें, जिस तरह हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें दवाई दे देता है ताकि वो छोटी बीमारी वहीं, या छोटी बीमारी या बुखार जो भी है वो वहीं ख़त्म हो जाए। इसी तरह अगर आप एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आएंगे तो वो आपको हल बता देगा कि ये मसला इतने दिन तक है, कब तक होगा, ये सारी चीज़ें। तो बेहतर है आप लोग कंसल्ट करें, एस्ट्रोलॉजर के पास या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, कंसल्ट करें। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, तो उसको ज़ाया ना करें और कंसल्टेशन कर लिया करें। इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है।